हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के गणित के एड ग्रेड के अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव के सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो प्रश्नों की शुरुआत बहुविकल्पी प्रश्नों से होती है, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अपने सरलतम रूप में नहीं है। सरलतम रूप का मतलब होता है मानक रूप। जब हम अंश और हर को किसी एक उभयनिष्ठ संख्या से विभाजित नहीं कर सकते हैं तब वह भिन्न अपने सरलतम रूप में कहलाती है। जैसे पहला विकल्प है 7/5, दूसरा विकल्प है 15/20, तीसरा विकल्प है 13/33 और चौथा विकल्प है 27/28। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7/5, 13/33 और 27/8, ये तीनों ही भिन्नों में अंश और हर को हम किसी एक संख्या से विभाजित नहीं कर सकते हैं। किंतु 15/20 इसके अंश और हर को हम 5 से विभाजित कर सकते हैं। 5 तिया 15 और 5 चौके 20। तो इसका जो सरलतम रूप आ जाएगा 3/4, मतलब ये अभी अपने सरलतम रूप में नहीं है। तो उत्तर आ जाएगा 15/20। आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति 2 गुणित 1/5 को दर्शाती है। तो 2 गुणित 1/5 का मतलब है कि हमें एक ऐसे विकल्प का चयन करना है जिसमें 2 चित्र हों और हर एक चित्र 5 भागों में विभाजित हो और 5 भागों में से कोई एक भाग छायांकित हो। तो ऐसा हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, सी में। यहाँ आप देख पा रहे हैं 2 चित्र हैं, एक और ये 2, और दोनों ही चित्र 5-5 भागों में विभाजित हैं और 5 भागों में एक भाग छायांकित है। तो ये जो भिन्न है ये इस ऑप्शन पर सुटेबल बैठती है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। 0.023 निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच में स्थित है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं 0.02 व 0.03। हमें बताना है 0.023 किसके बीच में है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ में दशमलव के बाद 3 अंक दिए गए हैं, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो हम एक अंक के लिए 1 शून्य लगा देंगे और यहाँ पे भी 1 शून्य लगा देंगे। तो आप देख पा रहे हैं 0.20 और 0.30 के बीच में 0.23 स्थित है, यानी 20 और 30 के बीच में 23 स्थित है। इसलिए विकल्प नंबर बी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। 2/3 भागित 1/6 का मान होगा। तो 2/3 भागित 1/6, तो जब हम इस भाग को गुणा में बदलते हैं तो बाद वाली भिन्न का व्युत्क्रम हो जाता है। मतलब भाग को हमने जब गुणा में बदला तो जो 1/6 है ये हो जाएगी 6/1। तो 3 को 3, 3 दूनी 6। अब ये दोनों 2 अंश में है तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। तो इस प्रकार उत्तर आ जाएगा हमारा 4। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। 250 मीटर को किलोमीटर में परिवर्तित करने पर प्राप्त होगा। तो हमें पता है कि मीटर छोटी राशि और किलोमीटर बड़ी राशि है, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जब हम मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो हम 1000 से भाग देते हैं, यानी हमें 250 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो हम छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए यहाँ भाग देंगे। तो आप देख पा रहे हैं 1 के साथ 3 शून्य है, तो दशमलव कहीं नहीं लगी है, मतलब अंत में लगी हुई है। तो 3 शून्य है तो ये 3 अंकों के पहले आ जाएगी, यानी 1, 2 और 3। तीसरे अंक के यहाँ मतलब 2 के आगे, तो 2, 5, 0। और दशमलव के कोई अंक नहीं है तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। तो उत्तर आ जाएगा अपना विकल्प नंबर डी, 0.250 किलोमीटर। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, जिसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 6 है, एक समकोण एक ऋजुकोण का कौन सा भाग होता है। तो हमें पता है समकोण का मान होता है 90 अंश और ऋजुकोण का मान होता है 180 अंश। तो हमें बताना है कि जो समकोण है वह ऋजुकोण का कौन सा भाग है। तो इसलिए ऋजुकोण के मान को हम नीचे रखेंगे और समकोण के मान को ऊपर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी
और 9 से हम अंश और हर को विभाजित करेंगे तो 9 1 9 और 9 दूनी 18, तो उत्तर आ जाएगा 1/2। यानी जो समकोण है वह ऋजुकोण का 1/2 भाग है, यानी जो समकोण है वह ऋजुकोण का आधा भाग है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/4 भाग पढ़ता है, वह 2 सही 1/2 घंटों में उसी पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेगा। तो हमें जब 1 घंटे का मान दिया है और 1 से ज़्यादा घंटों का मान निकालना है तो हम गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 सही 1/2 घंटों में सुशांत के द्वारा पढ़ा गया पुस्तक का भाग। तो 2 सही 1/2 को हम 2 सही 1/2 को हम ये मिश्रित भिन्न है, इसे हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 में 1 को जोड़ देंगे तो 4 और 1 5/2। तो 5/2 और 1/4 इनका हम गुणा कर लेंगे तो यह जाएगा चूँकि अंश वाली किसी भी संख्या से हर वाली कोई संख्या नहीं विभाजित हो रही है और हर वाली कोई संख्या से अंश वाली कोई संख्या विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए हम अंश में अंश का गुणा करेंगे तो 5 को 5 और 2 चौके 8, तो 5/8 भाग वह 2 से 1/2 यानी कि 2.5 घंटों में उस पुस्तक का पढ़ लेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 8 है, एक कप का 1/3 भाग पानी से भरा है, इसे पूरा भरने के लिए अभी कितना भाग बाकी है। यानी जो कप का 1/3 भाग भरा है मतलब उसमें कुल भाग है 3 और 3 में से 1 भाग भरा है, मतलब 3 में से 1 भाग भरा है तो यानी 2 भाग खाली है, और ये कितने में से खाली है 3 में से। तो ये सीधे भी हम निकाल सकते हैं 2/3 भाग जो है अभी भरा जाना है, और इसे हम ऑब्जेक्टिव में सीधा इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन यदि ये प्रश्न 1 अंक से ज़्यादा अंकों के लिए आता है तो अब हमें इस प्रकार से हल करना है। तो 1 ऋण 1/3 बराबर, अब ये बटे में कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 3, और आगे से हल करेंगे तो 3 को 3 और ऋण 1, तो 3 में से 1 गया तो बचा 2/3 भाग। प्रश्न क्रमांक 9 है, एक चाय की दुकान में 3 दिनों में दूध की खपत क्रमशः 5.2 लीटर, 3.8 लीटर और 6.3 लीटर है। दूध की औसत खपत ज्ञात कीजिए। तो हम जब औसत खपत निकालते हैं तो हम सभी आंकड़ों को जोड़ते हैं और जितने आंकड़े हैं, जैसे यहाँ 3 आंकड़े हैं तो 3 से भाग देंगे। तो हम लिखेंगे 3 दिनों में दूध की औसत खपत बराबर, तीनों आंकड़ों को जोड़ेंगे 5.2 धन 3.8 धन 6.3, ये तीनों आंकड़े धन और बटे में 3, क्योंकि ये कुल मिलाकर 3 आंकड़े हैं। तीनों को जो योगफल होगा वह होगा 15.3 और बटे 3। तो हम काट देंगे 15.3 को जब हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 को 3 और दशमलव के पहले 15 है तो 3 5 15, फिर 15 विभाजित हो गया तो दशमलव, और ये इसके लिए हम लिखेंगे 3 को 3, तो उत्तर आ जाएगा 5.1 लीटर, यानी प्रतिदिन औसत 5.1 लीटर दूध की खपत होती है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। एक कमरे के फर्श की लंबाई 4.8 मीटर और चौड़ाई 4.2 मीटर है, इस फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो कमरा है वह उसकी लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है, मतलब ये जो कमरा है यह एक आयताकार कमरा है, इसकी लंबाई है 4.8 और चौड़ाई है इसकी 4.2। तो हम जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई के स्थान पर 4.8 गुणित चौड़ाई के स्थान पर 4.2। तो लंबाई और चौड़ाई का हम जब गुणा करेंगे तो दशमलव वाली संख्याओं का गुणा भी सामान्य संख्याओं के गुणा की तरह ही किया जाता है। जैसे यहाँ देखते हैं तो 2 का गुणा पहले हम 8 में करेंगे तो 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल का 1, 2 चौके 8 और 1 9, फिर हम 1 अंक का गुणा करने के बाद गुणा का चिन्ह और फिर 4 का गुणा 8 में, तो 4 आठे 32 की 2 हासिल का 3, 4 चौके 16 और 3 19, तो यह जाएगा 6 की 6 6
9 और 2 11 की 1 हासिल का 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 1 और 1 2। अब देखते हैं हम यहाँ इस संख्या में दाएं हाथ तरफ से हम देखें तो एक अंक के पहले दशमलव लगा है और इस 4.2 में भी एक अंक के पहले दशमलव लगा है। मतलब दोनों संख्याओं का जब हम जोड़ें तो कुल 2 अंकों के पहले दशमलव लगा है। तो हमारी जो गुणनफल है इसमें भी हम 2 अंकों के पहले दशमलव लगाएंगे। तो पहला अंक हो गया 6 और दूसरा अंक हो गया 1, यानी दूसरे अंक 1 के पहले हम दशमलव लगा देंगे। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 20.16 वर्ग मीटर फर्श का क्षेत्रफल। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 9 सही 3/4 मीटर लंबी रस्सी में से 3/4 मीटर लंबे बराबर बराबर टुकड़े काटे जाएं तो कितने टुकड़े मिलेंगे। मतलब हमारे पास कुल रस्सी जो है वह है 9 सही 3/4। तो इसे हम इस मिश्रित भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो 9 चौके 36, 9 और 4 का गुणा, 9 चौके 36 और 36 में हम ये 3 को जोड़ देंगे। तो 36 और 3 39/4। जो हर में है वह वैसा का वैसा लिखा जाएगा। तो कुल हमारे पास रस्सी है 39/4 मीटर। तो 39/4 मीटर को हमें 3/4 मीटर के टुकड़ों में काटना है। तो इसलिए हम 39/4 में 3/4 से भाग देंगे, क्योंकि हम इसे 3/4 मीटर के टुकड़ों में बांट रहे हैं। तो 39/4 और बटे में 3/4। तो अगली स्टेप में ये हो जाएगा 39/4 और ये जो 3/4 है इसका 4 आ जाएगा ऊपर और जो 3 है ये इसमें नीचे गुणा हो जाएगा, यानी ये पलट जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 3 एक को 3, फिर ये 39 को काटेंगे तो 3 एक को 3 और 3 तिर का 9, कुल 13 टुकड़े हमें प्राप्त होंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है एक तोता और एक कबूतर जमीन से क्रमशः 20 सही 1/8 मीटर और 20 सही 1/2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। यदि 1 मीटर प्रति 2 सेकंड की गति से वह नीचे आते हैं तो ज़मीन पर पहले कौन आएगा और उसके ज़मीन पर नीचे आने में लगने वाला समय ज्ञात करो। तो हमें दोनों पक्षियों की जो ऊंचाई है जिस पर वो उड़ रहे हैं वो दी गई है। जैसे तोते की जो ज़मीन से ऊंचाई है वह है 20 सही 1/8। तो इसे हमने फिर से अनुचित भिन्न में बदल लिया जैसे अभी बदला था, यानी हम 20 और 8 का गुणा कर देंगे और जो गुणनफल आएगा उसमें 1 को जोड़ देंगे। तो 20 अट्ठे हो जाएगा 160 और 1 161 और तो 161/8 आ गया। और इसी प्रकार कबूतर की ज़मीन से ऊंचाई है 20 सही 1/2। तो इसे भी हमने हल किया तो ये आ गया 20 दूनी 40 और 1 41/2 मीटर। अब तोता और कबूतर की जो चाल है वह समान है, जो कि है 1 मीटर प्रति 2 सेकंड, यानी 1 मीटर की जो दूरी है वह 2 सेकंड में तय कर रहे हैं। मतलब 1 सेकंड में वह इसकी आधी दूरी यानी आधा मीटर, जैसे हम लिखते हैं 0.5 मीटर 1 सेकंड में वह तय करते हैं। तो कबूतर का समय हम निकालेंगे तो समय का सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। ये चाल के सूत्र से ही बना है, ये सूत्र भी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो इसी को हमने बदलकर समय बराबर दूरी बटे चाल में बना लिया है। तो जो दूरी है कबूतर की वह 41/2 है ये, तो इसे हमने यहाँ लिख दिया है और भाग दे दिया हमने उसकी चाल से 0.5 से। तो जब इसे हल किया तो कबूतर का समय आया 41 सेकंड। इसी प्रकार हमने तोते का समय भी निकाला तो काटने पर ही आया 40.25 सेकंड। इस प्रकार जो तोता है वह 40.25 सेकंड में ज़मीन पर आता है, जबकि कबूतर 41 सेकंड में। तो ज़मीन पर पहले तोता आएगा और इसका समय हो जाएगा 40.25 सेकंड। प्रश्न क्रमांक 13 अपनी कक्षा के लड़के और लड़कियों की संख्या का पता लगाइए और बताइए। लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है, लड़कों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है और 1 और 2 में प्राप्त भिन्नों का योग 1 होगा, सत्यापित कीजिए। तो आप इसे अपनी अपनी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या के अनुसार हल करें। यहाँ पर उदाहरण के रूप में मैंने बताया कि एक कक्षा में 8 लड़के हैं और 16 लड़कियां हैं, यानी 8 और 16 24 विद्यार्थी उस कक्षा में हैं। तो पहले प्रश्न हमसे पूछा गया है
कि लड़कियों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है। तो कुल बच्चों की संख्या है 24 और लड़कियों की संख्या है 16। तो कुल बच्चों की संख्या को हमने नीचे रख दिया है और लड़कियों की संख्या ऊपर रख दी है यहाँ अंश में। तो जब हम 8 से अंश और हर को काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। इस प्रकार हमें 2/3 भाग प्राप्त होगा। यानी लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 भाग है। इसी प्रकार लड़कों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना भाग है। तो इस बार हम कुल बच्चों की संख्या को तो नीचे ही रखेंगे और लड़कियों की संख्या अंश में रखी थी पिछली बार। अब इस बार लड़कों की संख्या को हम रख देंगे और 8 से ही हम कैंसिल करेंगे। तो 8 को 8, 8 या 24 यानी 1/3 भाग। यानी लड़कों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 1/3 भाग है। अब उन्होंने कहा है कि यदि हम प्रश्न क्रमांक 1 और 2 में जो भिन्न प्राप्त हुई हैं उनको जोड़ें तो इसका योगफल 1 प्राप्त होना चाहिए। तो देखते हैं 2/3 और 1/3 इन दोनों को हम जोड़ते हैं यहाँ। तो दोनों का हर समान है तो उसे एक बार लिख लेंगे और अंश को हम जोड़ देंगे तो 2 और 1 3। तो 3/3 यानी 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आया 1 जो कि सत्यापित हो गया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आपको ये PDF चाहिए तो इसे मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर मैं सभी प्रकार के शिक्षाप्रद एवं उपयोगी PDF शेयर करता हूँ। तो उस चैनल को भी, टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 है, एक शर्ट बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। आप शर्ट बनाने के लिए एक सही 4/5 मीटर और एक सही 2/5 मीटर कपड़े में से कौन सी लंबाई का कपड़ा चुनेंगे और क्यों? उपयोग के बाद कितना कपड़ा शेष बचेगा? तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1.5 मीटर कपड़े का शर्ट बनाने के लिए हम एक सही 4/5 मीटर का कपड़ा चुनेंगे। क्यों? क्योंकि एक सही 4/5 का मान होता है 5 को 5 और 4 9/5। जैसे आप हल करते हैं यानी 9 में 5 से भाग देंगे तो यह जाएगा 1.8। जबकि आप इस वाले भिन्न को हल करेंगे यानी एक सही 2/5 को तो यह जाएगा 5 को 5 और 2 7। तो 7/5 जिसे हल करने पर आता है 1.4। जबकि हमें कपड़ा चाहिए, कपड़ा मतलब जो शर्ट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए वह चाहिए 1.5 मीटर और यह है 1.4 मीटर। तो यह आवश्यक कपड़े की जो माप है उससे कम है, इसलिए हम ये वाला कपड़ा चुनेंगे। और 1.8 मीटर कपड़ा ये है तो 1.5 मीटर कपड़ा शर्ट बनाने के लिए निकल जाएगा और जो बचेगा कपड़ा वह होगा 0। प्रश्न क्रमांक 15 है, अपने माता पिता की आयु पूछिए और बताइए कि। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से आयु लिख लेंगे। एक प्रश्न मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया है, आप अपने अपने माता पिता की और स्वयं की आयु का उपयोग इस प्रश्न में करें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे मैंने लिखा है मेरे पिता की आयु 60 वर्ष और मेरी माता की आयु 56 वर्ष और मेरी आयु 30 वर्ष। तो अब हमें नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे आपकी आयु आपके पिता की आयु का कौन सा भाग है। तो मेरी जो आयु है वह 30 वर्ष है और पिताजी की आयु 60 वर्ष। तो हल करने पर किया जाएगा 1/2 भाग। उन्होंने पूछा आपकी आयु आपके पिता की आयु का, इसलिए पिता की आयु को नीचे रखेंगे और आपकी आयु यानी हमारी आयु को हम अंश में रखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न पूछा है आपकी आयु आपके माता पिता की आयु का योग का कितना भाग है। तो माता और पिता की आयु को जोड़ लेंगे हम। तो माता पिता की जो आयु है वह 116 वर्ष है। तो उनने पूछा आपकी आयु आपके माता पिता की आयु के योग का। तो माता पिता की जो आयु का योग है उसे हम हर में रख देंगे और अपनी जो आयु है उसे अंश में रख देंगे। इसे हल करेंगे 30/116। तो हम इसे काट सकते हैं 2 से, 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16 और ये कटेगा 2 1 2 2 पंजे 10। अब आगे से हम नहीं काट पाएंगे तो यह जाएगा 15/58। 15/58 ये आप देख पा रहे हैं 15/58 वह भाग मेरी जो आयु है वह अपने माता पिता की आयु का भाग है। तो अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 के अंतर्गत तीसरे प्रश्न पर।
यदि आपकी आयु और आपके माता एवं पिता की आयु के योग को एक वृत्त से प्रदर्शित करते हैं तो उस वृत्त में आपकी आयु वाला भाग छायांकित कीजिए। तो मुझे एक वृत्त में अपने माता पिता की आयु के योग को और अपने आयु के योग को दर्शाना है और मेरी आयु वाले भाग को छायांकित करना है। तो ये वृत्त कुछ इस प्रकार बनेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो मेरी आयु है वह अपने माता पिता की आयु के योग का 15/58 भाग है। जैसे हम हल करें तो ये लगभग 1/4 होता है। तो 1/4 भाग में मेरी आयु होगी, यानी ये वृत्त बन गया और 1/4 भाग मेरा आयु का हो गया। इसमें ये हो गया हिस्सा माता पिता की आयु का योग और यहाँ हो जाएगा मेरी आयु का योग। इसको हम यहाँ छायांकित कर देंगे, इसको यहाँ पूरा शेडेड कर देंगे। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न का हल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे इस संपूर्ण अध्याय के हल की भी समाप्ति होती है। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्नों का हल समझ में आया होगा और वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय के हल के साथ अगली वीडियो में।